अस्सलाम स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स देखेंगे मैथमेटिकल मेथड बाय एसएमयूज। तो सबसे पहले हमें बाइनरी ऑपरेशन का पता होना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? हमारे पास हमने सबसे पहले एक सेट लेट करना है ए, जो कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और आपने एक फंक्शन डिफाइन करवाना है स्टैटिक ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए से क्या मुराद है कि आपका ये बाइनरी रिलेशन है जिसमें एलिमेंट्स आपके पास इस तरह के आते हैं स्टैटिक ऑफ ए बी, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं, इज इक्वल टू ए स्टैटिक बी। मतलब ये कि हमारे पास ये जो स्टैटिक होगा ये इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान अप्लाई हो जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन से मुराद है जो दो एलिमेंट्स के दरमियान अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास एडिशन है, अगर मैं सम की बात करता हूँ तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी है अगर, तो वो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। और इसके बाद अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए कोमा बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास इन दोनों के दरमियान माइनस आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे जितने भी ऑपरेशन जो दो एलिमेंट्स के दरमियान, दो सेट्स के दरमियान या दो फंक्शन के दरमियान अप्लाई होते हैं, उन सब ऑपरेशंस को हम बाइनरी ऑपरेशन का नाम देंगे। तो ये ए डिवाइड बी आ जाएगा और ए ओवर बी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह आप बाकियों के लिए भी देख सकते हैं, फंक्शंस के लिए भी देख सकते हैं और सेट्स के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब सपोज कर ले फंक्शंस के लिए आपके पास इस तरह डिफाइंड है कि स्टैटिक एफ ऑफ जी एफ ऑफ एक्स क्रॉस एफ ऑफ एक्स इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये वो सेट है जिसमें सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो पड़े होते हैं। तो ये कैसे डिफाइंड है आपके पास, ये स्टूडेंट ऐसे डिफाइंड है स्टैटिक ऑफ एफ कोमा जी इज इक्वल टू एफ स्टैटिक जी, ठीक है। अब इसके लिए आप ऑपरेशंस को देखेंगे तो आपके पास कैसे ऑपरेशंस आएंगे। अगर एडिशन की बात कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ कोमा जी इज इक्वल टू एफ प्लस जी आ जाएगा। अगर आप लोग मल्टीप्लाई की बात कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एफ मल्टीप्लाई बाई जी। अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो एफ कोमा जी इज इक्वल टू एफ माइनस जी आ जाएगा। अगर आप लोग डिवाइड की बात करेंगे तो एफ कोमा जी इज इक्वल टू एफ डिवाइड जी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप लोग कंपोजिशन की बात करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास कंपोजिशन के लिए क्या आ जाएगा, ये कंपोजिशन ऑपरेशन है और एफ कोमा जी है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ कंपोजिशन जी, ठीक है। तो ये फिर इस तरह लिखा जाता है एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक होगी बात। अब इसके बाद सेट्स के लिए भी यही ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। सेट्स के लिए क्या आ जाएगा, फर्ज कर लें हमारे पास ये ऑपरेशन है पावर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्रॉस पावर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट इम्प्लाइज पावर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि दो के दरमियान हम, मतलब ये किस तरह डिफाइंड होगा ये देख रहे हैं। ये ऐसे डिफाइंड होगा स्टूडेंट स्टैटिक, ये ए आ जाएगा कोमा बी आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्टैटिक बी, और ये जो ए और बी है ये दोनों के दोनों इन पावर सेट्स में से बिलोंग करेंगे। अब इसके लिए अगर आप एडिशन को देख ले स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये दो सेट्स, सॉरी एडिशन कह रहा हूँ, इसमें यूनियन आ जाएगा आपके पास, ए और बी साइड पे यूनियन लगाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन लगाएं तो ए कोमा बी है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसी तरह डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ए कोमा बी इसके दरमियान ये डिफरेंस आ जाएगा। तो इसी तरह मैट्रिक्स के लिए भी आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा। तो जो ऑपरेशंस हो गए उसके मुताबिक हम बात करेंगे, ठीक है। अब है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ग्रुप्स जो है हम सब अब ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। अब सपोज करें
हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट जी है, ठीक है। लेट कर लिया हमने कि जी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी है और हमारे पास ये जो स्टैरिक है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। स्टैरिक इज बाइनरी ऑपरेशन। अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ऐसा ऑपरेशन जो दो एलिमेंट्स के दरमियान, दो सेट्स के दरमियान, दो फंक्शन के दरमियान, दो मैट्रिक्स के दरमियान अप्लाई, यानी कि दो के दरमियान अप्लाई होता हो, जो हमारे पास ऑपरेशन है उसको बाइनरी ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। अच्छा, वो कहता है कि ये जो एक पेयर हम बनाएंगे, जी स्टैरिक का जो एक पेयर बनाएंगे, इसको हम ग्रुप कहेंगे कब? जब हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज, इफ द फॉलोइंग चार प्रॉपर्टीज आर होल्ड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? कुलैयर लॉ है, ठीक है। तो कुलैयर लॉ हमारे पास क्या है? कुलैयर लॉ में स्टूडेंट्स ऐसे है कि आपने दो एलिमेंट्स इस ग्रुप में से ले लेने हैं। अगर ये मैट्रिक्स का ग्रुप है, अगर मैट्रिक्स का ये सेट है तो फिर आपने दो मैट्रिक्स ले लेने हैं। अगर ये फंक्शन का सेट है तो दो फंक्शन ले लेने हैं। तो ये वेरी करेगा कि सेट किस तरह का। फिलहाल मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि दो एलिमेंट्स हमने यहाँ से ले लेने हैं जी में से। अब अगर इन पे ये ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे, ये ऑपरेशन अगर एडिशन का होगा तो इनके दरमियान एडिशन आ जाएगा, सब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन डिवाइड जो होगा वो आ जाएगा। तो वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद दोबारा इसका आंसर जी में चला जाए, यानी कि स्टैरिक बी करेंगे तो दोबारा इसका आंसर जी में चला जाए, तो हम कहेंगे कि कुलैयर लॉ जो है वो हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखें स्टूडेंट, सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है हमारे पास वो देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ में स्टूडेंट्स हमने तीन एलिमेंट्स जो है वो इस जी में से लेने हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है? ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी इज इक्वल टू ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी। अब आपने क्या करना है बेटा, इसमें आपने फर्स्ट टू पे ब्रैकेट लगा देनी है, इधर सेकंड टू पे ब्रैकेट लगा देनी है। हम पहले इक्वल से पहले सेकंड टू पे ब्रैकेट लगा दे, इक्वल के बाद फर्स्ट टू पे ब्रैकेट लगा दे, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, लेफ्ट साइड भी वही आनी चाहिए, राइट साइड भी वही आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमारा एसोसिएटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाइड है। इसके बाद है आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आपने क्या देखना है? आइडेंटिटी जो है वो हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग होती है। मतलब अगर एडिशन के लिए बात करें तो उसके लिए आइडेंटिटी आपके पास 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी आपके पास 12 होती है, यूनियन के लिए आइडेंटिटी आपके पास 5 होती है, इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है, तो मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी आपके पास आई मैट्रिक्स होता है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा खैर, फिलहाल हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कैसे पता चलेगा? देन देयर इज, ठीक है, ई बिलोंग्स टू जी सच दैट, मतलब ये कि हमारे पास एक एलिमेंट जी में से बिलोंग कर रहा है तो वहां पे कोई एक एलिमेंट ई भी पड़ा होगा, तो जिसके दरमियान ये ऑपरेशन हम अप्लाई करें, ए स्टैरिक ई या ई स्टैरिक ए करें, तो आंसर आपका दोबारा ए आ जाए। मतलब ई उसके साथ ऑपरेट हो रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये जो ई है ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का। फिर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि ए को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब अगर आप ए में 0 ऐड करते हैं या 0 में ए ऐड करते हैं तो आंसर तो यही आएगा ना। तो मतलब फिर वो 0 होगी, ऐड जब कर रहे हैं तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी। अगर ए को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ए मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर ए आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ए आंसर ए आएगा। तो अब देखो उसको फर्क नहीं पड़ रहा ए को, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, राइट। इसके बाद आपके पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हम सेट की आइडेंटिटी निकालते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी में हम हर एलिमेंट का इनवर्स देखते हैं, एलिमेंट्स का इनवर्स देखते हैं। आइडेंटिटी के लिए पूरे सेट की आइडेंटिटी देखते हैं, ठीक है। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? फॉर ईच, हर एलिमेंट के लिए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट
ठीक है, ए प्राइम बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टेरिक ए प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम स्टेरिक ए इज इक्वल टू ई। अब देखें, मतलब हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स हैं, उन पे कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, अगर फर्ज कर लें ए है हमारे पास, तो ए में हम माइनस ए ऐड करें तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जीरो आ जाएगा, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो फिर वो माइनस ए जो होगा वो ए प्राइम की जगह पे फिर माइनस ए आ जाएगा ना, फिर जो माइनस ए होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा इस ए का। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो a मल्टीप्लाई बाय 1/a कर लें, a 1/a मल्टीप्लाई बाय a कर लें तो आंसर 1 आ जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, तो वो फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगी, तो फिर 1/a जो होगा वो इनवर्स होगा a का। तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या होगा, a प्राइम इज द इनवर्स ऑफ a। ठीक है, या a इज द इनवर्स ऑफ a प्राइम, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो जी ग्रुप है, ये जो जी स्टेरिक पेयर है, ये हमारे पास क्या होगा, ये ग्रुप होगा, अगर ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। अगर नहीं करती तो ये फिर स्टूडेंट हमारे पास ग्रुप नहीं होगा। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं अबिलियन की। अबिलियन क्या होता है आपके पास अबिलियन ग्रुप, ये जस्ट अबिलियन कह लें। आपने क्या करना है कि एक ग्रुप ले लेना, ठीक है, लेट कर लेना है कि आपके पास एक जी जो है वो क्या है, ग्रुप है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, कोई दो एलिमेंट्स ले लेने हैं इस जी में से। ठीक है, अगर इस जी में से दो एलिमेंट लेते हो तो ए स्टेरिक बी या फिर बी स्टेरिक ए करते हो तो आंसर आपका इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर हम कहेंगे कि आपके पास ये जो जी है ये अबिलियन है। ठीक है, लेट जी बी अ ग्रुप। फिर अगर ऐसा होता है तो देन जी इज अबिलियन। याद रहे मैंने स्टार्ट में बोला कि जी ग्रुप होना चाहिए। अगर जी ग्रुप है और वो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ है ना, आपने पढ़ा हुआ है, b इक्वल टू बी है या a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन में देख लें या अगर आप इसको देख लें उसमें एडिशन में देख लें, तो क्योंकि हम यूजुअली जो है ना दो ही ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, एक एडिशन यूज कर रहे हैं और एक मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उन दोनों में से देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर जी हमारा क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कम्यूटेटिव लॉ का नाम देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। अगर आपके पास ये मतलब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, ये स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी तो फिर ये जी आपका अबिलियन होगा, अदरवाइज ये अबिलियन नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ पे जब अबिलियन का हेडिंग दे रहे हैं साथ बोल रहे हैं कि जी ग्रुप है। ठीक है ना, ग्रुप है मतलब ये चारों प्रॉपर्टीज इसकी होल्ड हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद नॉन अबिलियन क्या होता है। ठीक है, नॉन अबिलियन के लिए क्या होगा, आपके पास एक ग्रुप होगा, ठीक है, और जो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। मतलब फर्ज कर ले मैं कहता हूं कि जी हमारे पास क्या है, ये ग्रुप है। ठीक है, लेट कर लिया जी हमारे पास ग्रुप है। अब इसमें से दो एलिमेंट्स लिए हमने जो कि जी में से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, दो एलिमेंट्स लिए जो कि जी में से बिलोंग कर रहे हैं। हमने देखा कि ए स्टेरिक बी जो है वो इक्वल नहीं है बी स्टेरिक ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी जो है इज नॉन अबिलियन। ठीक है, जी आपके पास क्या है, नॉन अबिलियन। स्टूडेंट अडिम्पोर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एन एलिमेंट एक्स ऑफ अ ग्रुप जी of a group G is said to be idempotent if x square is equal to x। अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का हम स्क्वायर करें
तो दोबारा वही एलिमेंट आ जाए तो उसको हम नाम देते हैं इडिम्पोटेंट। ठीक है, इसके बाद एक थ्योरम है वो देखते हैं स्टूडेंट। थ्योरम है आपके पास, द ओनली idempotent element in a group G is identity element. Is identity element मतलब ये कि हमारे पास जो idempotent एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स। तो इसका प्रूफ देखें आप। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है कि हमारे पास x एक आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ, लेट x भी है आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट। ऑफ अ ग्रुप G। ठीक है, देन होगा क्या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या लाना है, ये जो एक्स है इसको हमने ई लाना है, आइडेंटिटी एलिमेंट बोला है। अब एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया, अब आपने एक्स इनवर्स ऑपरेट करवा देना दोनों तरफ से, इनटू एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स डॉट एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आपने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखें सेकंड टू पे ब्रैकेट है, फर्स्ट टू पे ब्रैकेट कर रहे हैं, तो ये कौन सा लॉ होएगा, एसोसिएटिव लॉ। तो हम बाय एसोसिएटिव लॉ इन ब्रैकेट्स को चेंज कर रहे हैं, तो साथ लिख देंगे बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक हो गया, अब देखें एक्स इनवर्स डॉट एक्स, दो एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन अप्लाई हो और आंसर आइडेंटिटी आए तो वो कौन सा ऑपरेशन हमारे पास होता है, वो इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो एक्स इनवर्स डॉट एक्स जो है ये हमारे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है डॉट एक्स विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, इनवर्स प्रॉपर्टी, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जब आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके दोबारा एलिमेंट आ जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, और यही हमने प्रूफ करना था, आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट जो है ग्रुप का वो आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, तो हैंस प्रूफ। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जांपल है, वो कहता है कि प्रूव दैट, एग्जांपल नंबर 1 है, प्रूव दैट g इज इक्वल टू 1 माइनस 1, या शो दैट कह लें या प्रूव दैट कह लें, शो दैट g इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया, प्रूफ देखें। सबसे पहले आप इसका कैलिस टेबल बना लें। ठीक है, द कैलिस टेबल ऑफ जी इज, आपको भी बनाए, जी इज इक्वल टू 1 माइनस 1। इसके बारे में अब हमने ग्रुप प्रूफ करना। पहले सबसे आप कैलिस टेबल बना, द कैलिस टेबल इज, अच्छा आप देखिए कैलिस टेबल क्या होगा इसका, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये दो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखते हैं 1 और -1, यहाँ पे भी 1 और -1, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे क्रॉस लिख दें या डॉट लिख दें। ठीक है, अब जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। फिर जब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। अब देखें
जो ये आंसर आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, ये सारे के सारे इस सेट में से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कुलैयर लॉ क्या कहता है? कुलैयर लॉ तो यही तो कहता है, कुलैयर लॉ कहता है ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, पहला लॉ है कुलैयर लॉ। कुलैयर लॉ क्या कहता है? दो एलिमेंट्स आपने लेने हैं इस सेट में से, उनको मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक तो आंसर जो आए वो दोबारा इसमें जाए। वैसे ही हो रहा है, अगर इन दोनों को लें तो भी हो रहा है, इन दोनों को लें तो भी हो रहा है, यानी कि यही तमाम पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम टेबल इट इज होल्ड, फ्रॉम टेबल इट इज होल्ड, दिस लॉ इज होल्ड लिखना है, इट इज होल्ड। ठीक है। सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं? 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो टोटल 2 एलिमेंट है, हम एक एलिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, कोई भी कर ले आप, 1 को रिपीट कर ले, -1 को कर ले। ठीक है। तो हम कहते हैं जी हमारे पास ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं, 1 है, -1 है, चले -1 को रिपीट कर ले, ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं जी में से। तो हमारे पास क्या होता है? 1 डॉट -1 डॉट -1 इज इक्वल टू 1 डॉट -1 डॉट -1। आपको बताया था कि इक्वल से पहले फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट चाहे रख ले, और इक्वल के बाद स्टूडेंट्स सेकंड 2 पे ब्रैकेट रख ले, यूं आगे ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करें तो आंसर क्या आएगा? -1, और ये एक -1 पहले से ही पड़ा हुआ है, क्योंकि 1 को -1 से ये डॉट है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। इस तरह -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। अब जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये एसोसिएटिव लॉ फिर आपका होल्ड हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो वो देखते हैं, थर्ड पार्ट है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब हम किसी भी एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हमें तो पता है मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 के अलावा देखें जरा, अगर मैं -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो -1 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, होगी बात क्लियर? तो जब आप 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं फिर भी -1 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो मतलब फिर 1 इसकी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, आप लिखेंगे फ्रॉम टेबल 1 बिलोंग्स टू जी, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना वो भी जी में होना चाहिए। अंडरस्टूड है? फ्रॉम टेबल 1 बिलोंग्स टू जी इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट इसकी इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आंसर आइडेंटिटी है और हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जी में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखिए जरा, अगर मैं लिखता हूँ ये 1 की बात करते हैं, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स है ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है? 1। ठीक है, आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, ये आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर मैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है? 1, मतलब आंसर 1 आना चाहिए। अब देखिए 2 एलिमेंट्स थे, एक 1 था, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ रहा, तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिख दी। फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आंसर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। मतलब अब देखें ये जो 1 है इस 1 का इनवर्स है, ये जो -1 है इस -1 का इनवर्स है। ठीक है ना, तो आंसर जब आइडेंटिटी आएगा तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, तो मतलब इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन दिस। ठीक है, यहाँ इससे पहले आप क्लियर करें, 1 इज द इनवर्स ऑफ 1, -1 इज द इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, लास्ट में क्या क्या लिखेंगे? ये दोनों इसमें बिलोंग भी करते हैं, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन जी, हेंस जी इज ट्रू। ईच एलिमेंट in G, hence G is a group under multiplication। अब देखें, अगर मैं इसको G और डॉट का पेयर बना दूं, ठीक है, इसका मतलब होगा
कि जी जो है वो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन।